गुड इवनिंग। चलिए केमिस्ट्री का क्लास आपका ले रहे थे, आगे का क्लास बढ़ाते हैं। आपको बताए थे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब बता दिए थे। परमाणु थोड़ा सा हल्का सा आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है बाबू आपका रिवीजन। क्या है ज़रूरी? रिवीजन। आप करते हैं क्या है, पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। इस वजह से रिजल्ट में दिक्कत हो जाता है। वहाँ जाते हैं और पढ़ा हुआ सब रहता है परंतु रिवीजन के कारण आपके दिमाग में वह बात नहीं आती है। जैसे आप मान लीजिए आप अपने घर से रोड पर जाते होंगे, अगर रोड पर घर है तो बात अलग है, लेकिन अगर गली में घर है या फिर कहीं आप आस पास में हमेशा आते जाते रहते हैं तो आप मोबाइल पर बात करते भी चले जाते हैं तो आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि वह इस रास्ता को इतना रिवीजन हो जाता है, दिन रात आदमी उसी गली से जाता है, इस वजह से उसको कई बात भी करते रहता है या किसी से बतियाते भी रहता है तो अपने घर या बाहर रोड पर चल जाता है, कारण कि रिवीजन होता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में पढ़ाई से भी संबंधित है कि आप जितना रिवीजन कीजिएगा वो उतना आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहला है कि परमाणु छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कनाद ने बताया, भारतीय वैज्ञानिक कनाद ने बताया। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक किसने बताया? कनाद ने बताया कि जितने भी पदार्थ हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जॉन डल्टन ने बताया कि उस छोटे छोटे से कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दिया, उनका नामकरण किया, लेकिन उनको सही जानकारी ना होने के कारण उनका भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। फिर बाद में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को रचना दिया। उसने बताया कि इसका नाभिक ठोस होता है। पहले हम आपको बताएं थे फिगर पार के, पहले अल्फा किरणों को गुजारा गया, तो जब पास से गुजारा गया तो क्या हो गया कि ये पार कर गया। तो पहला परिभाषा दिए कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, लेकिन जब निकट से गुजारा गया तो मुड़ गई किरणें। तो दूसरा परिभाषा दिए कि परमाणु का नाभिक धनात्मक है। फिर एक और अल्फा किरणें जब नाभिक के पास भेजे तो टकरा कर वापस आ गया, तो उन्होंने तीसरा परिभाषा दिया कि उसके परमाणु का नाभिक भाग ठोस होता है और धनात्मक भी होता है। यहाँ धनात्मक तो सेकेंड में बता दिए थे, थर्ड में बताएं कि नाभिक क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझाए थे। उसके बाद बताए थे जो रदरफोर्ड ने ही बताया। फिर बाद में रदरफोर्ड चला गया तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको खोज किया। इलेक्ट्रॉन को खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन को खोज गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया। फिर उसके प्रोटॉन के बाद गोल्डस्टीन ने किया 1919 ईस्वी में। फिर न्यूट्रॉन को खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया। तो ये सब आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आपका नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव ही नाभिक का पॉजिटिव दर्शाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास जो होता है आवेशहीन रहता है। न्यूट्रॉन क्या रहता है? आवेशहीन रहता है। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव ही नाभिक का पॉजिटिव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारे पास हम दो भाई हैं। हम क्या हैं? दो भाई हैं, और दो भाई हैं और उसमें मेरे पास 20 रुपया है, लेकिन कहेगा कोई कि दोनों भाई और मेरे एक भाई के पास 0 रुपया है, एक भी रुपया नहीं है, तो 0 रुपया है। और दोनों को बोलेगा कि दोनों भाई को मिलाकर इसके पास कितना रुपया है? 20 रुपया है। तो दोनों भाई को मिलाकर जो संयुक्त रूप से बोला उसमें मेरा ही पैसा को इंडिकेट किया। उसी प्रकार इसमें नाभिक में जो होता है प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन 0 रुपया लेके खड़ा है और प्रोटॉन के पास प्लस है। तो प्लस है तो इसीलिए नाभिक को प्रोटॉन का पॉजिटिव ही नाभिक का पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, फिर आपका बताए थे मैक्सवेल आए तो उन्होंने बताया कि आपका इसका जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो वह नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो फिर उन्होंने नील्स बोर आए और नील्स बोर ने समझाया कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा को नहीं खोएगा। क्यों नहीं खोएगा? ये भी आपको बताए थे कि बीच में पॉजिटिव होने के कारण और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण दोनों में खींचातानी होते रहता है। खींचातानी होने के चक्कर में वह चक्कर लगाते रहता है और उसकी ऊर्जा बरकरार बनी रहती है। जब तक इसमें एक्स्ट्रा ऊर्जा ना दिया जाए या अपने कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में नहीं प्रवेश करता है, या जब तक इसकी ऊर्जा को ख़त्म ना किया जाए या अपने कक्षा को छोड़कर
नीचे वाली कक्षा निम्न कक्षा में नहीं आती है। इन्होंने बोरबरी का सिद्धांत दिया था। फिर उन्होंने बताया कि कौन से कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए भी उन्होंने एक फार्मूला दिया 2n²। क्या दिया? 2n²। यहाँ तक आपको चर्चा कर चुके थे। अब आगे का क्लास आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपका रिवीजन था। थोड़ा सा फास्ट खींचे इस वजह से, चूँकि रिवीजन है। अब आपका क्लास एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, आवेश ले लीजिए पहले, आवेश और द्रव्यमान, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, आप लोग जानते होंगे, याद किए होंगे, -1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या होता है? 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होने की वजह से यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। इसका द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10 टू द पावर -31 kg। कितना होता है? 9.11 गुना 10 टू द पावर -31 kg। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? जब इलेक्ट्रॉन को जब मापा गया उसमें कितना ऊष्मा है, कितना आवेश है, आवेश है, तो उसका माप निकल के आया -1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। उसके द्रव्यमानों को नापा गया तो पता चला कि 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, यानी कि वह कितना भाग है, समझ में आया? 31 पावर जब माइनस में होता है तो वह सबसे ज़्यादा छोटा कणों को दर्शाता है। इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉन है जो अत्यंत छोटा कण है। देख रहे हैं, -31 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का मान आवेश सेम होता है, सिर्फ इसमें पॉजिटिव हो जाता है। 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम, लेकिन यहाँ इसका क्या होता है? प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका द्रव्यमान होता है 1.6725 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। कितना होता है? -27 kg होता है। 1.625 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? आवेश शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, आवेशहीन होता है। इसको आवेशहीन बोल सकते हैं, आवेशहीन बोल सकते हैं, आवेशहीन बोल सकते हैं, शून्य बोल सकते हैं। और द्रव्यमान होता है 1 पॉइंट, प्रोटॉन से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, 1.6748 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। 1.6748 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत नहीं है? चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पार कर गए थोड़ा सा केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, क्योंकि आप यहीं पर से थोड़ा सा गड़बड़ाने लगते हैं कि बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा मान कैसे याद रखें। तो थोड़ा सा आपको मेहनत यहाँ पर करने की ज़रूरत है, इसको नोट कीजिए।
चलिए नोट हो गया होगा। अब इसके मानों से समझ में आ रहा होगा कि सबसे हल्का कौन और सबसे भारी कौन कौन होगा। देख रहे हैं, एक किसी कण का आप -1 मतलब 31 बार तोड़िएगा कि 27 बार तोड़िएगा तो कौन छोटा होगा? सबसे छोटा ये होता है, सबसे हल्का भी होता है। तो ये सबसे छोटा कण और सबसे हल्का कण होता है। सबसे अगर बड़ा कण होता है तो आपका न्यूट्रॉन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का कण, तो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे इलेक्ट्रॉन होता है। और सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। और ये हो गया, ये भार में, क्या में हो गया? द्रव्यमान में, द्रव्यमान में। लेकिन अगर पूछा जाए कि भेदन क्षमता के अनुसार, भेदने की क्षमता, तो जो भारी होगा वही ज़्यादा भेदेगा। तो भेदन क्षमता के अनुसार न्यूट्रॉन क्या होता है? सबसे ज़्यादा भेजता है, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। सबसे कम भेदन क्षमता इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? चलिए अब इसको मिटा दें, नहीं मिटाएं, चलिए यहीं पर कुछ समझा देते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा बोल लीजिए तो याद हो जाएगा इसका मान। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 किलोम। उसके बाद द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻31 kg। उसके बाद प्रोटॉन का भी सेम होता है, सिर्फ माइनस के जगह पर प्लस हो जाता है। इसको आसान करना है, इसको याद कीजिए, ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका द्रव्यमान होता है 1.625 × 10⁻27 kg। और इसका न्यूट्रॉन का होता है आवेशहीन होता है, इसका आवेश नहीं होता है। और इसका मान होता है 1.6748 × 10⁻27 kg। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? द्रव्यमान के अनुसार सबसे ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। अगर भेदन क्षमता के अनुसार न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है, उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझने में दिक्कत होता है? इसके मान को जो एग्जैक्ट मान होता है, एग्जैक्ट मान यानी कि द्रव्यमान जो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट कहने का मतलब एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं। केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि एग्जैक्ट मान यानी कि निरपेक्ष बोला जाता है। निरपेक्ष मान को एब्सोल्यूट मास कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मास कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा वजन है 50 kg। कितना वजन? 50 kg है। तो 50 kg वजन है, तो 50 kg वजन मेरा क्या हो गया? आपका एब्सोल्यूट मास हो गया। क्या हो गया? एब्सोल्यूट मास, निरपेक्ष मान हो गया, निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया? निरपेक्ष द्रव्यमान। तो एक होता है कि किसी से हम तुलना करके अपने द्रव्यमान को बताएं, तो हो गया आपका निरपेक्ष। उसको होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली मास कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली मास कहते हैं। तो रिलेटिवली मास हो गया। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? इसको मिटा दें। थोड़ा सा हड़बड़ाइए नहीं, होता है कभी कदार, है कि नहीं? इसके मान को आपको याद रखना है बाबू। थोड़ा सा यहीं पर आपको कठिन लगेगा, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बता रहे थे एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास जिसको कहते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष द्रव्यमान। जो मेन मान रहता है उसको निरपेक्ष मान कहते हैं, और किसी से अगर तुलना करके निकालते हैं तो उसे रिलेटिवली मास कहते हैं, सापेक्षिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी से तुलनात्मक करते हैं, अनुपातिक द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आया? तो क्या होता है कि जब हम किसी से तुलना करके बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम ही अब एग्जाम्पल बता रहे थे कि अगर मेरा वजन 50 kg है और मेरा वजन है 50 kg, तो मेरा वजन कितना हो गया? निरपेक्ष एब्सोल्यूट कितना हो गया? 50 kg। कितना हो गया? 50 kg। लेकिन अगर हम औसतन सभी के औसतन लेके चलें, लगभग घर में कितना लगभग पाया जाता होगा? 40 kg, 50 kg। अगर मान लीजिए 50 kg पाया जाता है लगभग घर में, हम भी 50 kg का है, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिवली मास मेरा हो गया, ये हो गया अनुपात, ये हो गया किसी से तुलना करने वाली औसतन अनुपात। ये क्या हो गया? औसतन, औसतन सभी के घर में लगभग पाया जाता है, जो सबके घर में अवेलेबल होता है। और 50 kg मेरा भी वजन है, तो क्या हो गया? ये एब्सोल्यूट हो गया और ये रिलेटिवली हो गया। अगर हम इसको निकालेंगे तो रिलेटिवली में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर x मानेंगे इसको तो ये भी 1x हो जाएगा, x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1x होगा। क्या होगा? 1x होगा।
अगर मान लीजिए मेरा वजन यहाँ कोई लड़का 100 kg का है, मेरे का कोई 100 kg का है, तो 100 kg का है तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार द्रव्यमान इसका भी निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है कि आपका इसमें AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। इसमें शॉर्टकट में AMU बोला जाता है। और इसका मान होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर 27 kg। कितना होता है? -27 kg। कितना होता है? 1.6 गुना 10 टू द पावर -27 kg। ये आपका AMU में मान होता है। कितना होता है? AMU में मान होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। और इसी से तुलना करके इसके रिलेटिवली मानों को निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि देखिए आपका मान लिखाए थे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.10 टू द पावर -31 kg। फिर आपका बताए थे प्रोटॉन का बताएं 1.6725 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और फिर आपका न्यूट्रॉन का बताए थे 1.6725 इंटू 10 टू द पावर 25 करते हैं 48 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। यह बताए थे। अब इससे तुलनात्मक कीजिएगा तो ये देखिए 1.6 गुना 10 टू द पावर -27 kg। पहले प्रोटॉन का चर्चा करते हैं क्योंकि यह आसान होता है। 1.67 यहाँ तक देखिए जा रहा है, 1.6 है और यहाँ इसके बाद 10 टू द पावर एकदम सेम है, लगभग 1 गुना है। तो 1 गुना है तो यहाँ हो जाएगा 1.007। क्या होता है? AMU 1.007 AMU 1.007 AMU। फिर आपका न्यूट्रॉन का मान क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा है, सेम है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ 25 की जगह 48 है, और वो भी पॉइंट के तीसरा चौथा स्थान पर। तो तीसरा चौथा स्थान पर उतना मान को नहीं, उतना वैल्यू दिया जाता है, इसीलिए इसका मान होता है, प्रोटॉन का अपेक्षिक मान होता है 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और इलेक्ट्रॉन होता है जो आपका 9.11 और -31 kg है, वही 27 kg है। ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए इसका मान हो जाता है 0.0005 AMU। चलिए इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ें। फिर आता है देखिए एटॉमिक नंबर। क्या होता है? परमाणु संख्या। परमाणु यहाँ पर चमकता होगा, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, इसको जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। परमाणु संख्या। परमाणु संख्या वह संख्या है जो जिसमें आपका परमाणु में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, वही होता है आपका परमाणु संख्या। यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। जितने भी परमाणु होते हैं उतना ही आपका नाभिक में, जितना परमाणु होता है नाभिक में उतना ही आपका परमाणु संख्या कहलाता है। तो परमाणु संख्या आपका प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, जिसको जेड से सूचित करते हैं। जिसको क्या करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई तत्व है, कोई तत्व मान लीजिए आपका सोडियम मान लीजिए, चाहे आर्गन मान लेते हैं 18, 40। तो यहाँ जो आपका है ये आपका क्या बता रहा है? प्रोटॉन की संख्या। क्या बता रहा है? प्रोटॉन की संख्या। क्या बता रहा है? प्रोटॉन की संख्या।
तो यही इसी का मान क्या होता है, क्या कहलाता है, प्रोटॉन की संख्या ही आपका परमाणु संख्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो परमाणु संख्या बराबर होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है और उसी के बराबर प्रोटॉन की संख्या भी बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होता है। लेकिन कब तक, जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ नहीं, यानी कि अपनी कक्षा को छोड़कर वह दूसरी कक्षा में प्रवेश न करे, या यहाँ से छोड़कर या निचली कक्षा में जब तक ना जाए, तब तक ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या है, क्योंकि प्रोटॉन अस्थायी रूप से नाभिक में उपस्थित रहती है और इलेक्ट्रॉन है कभी गिर जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, जिससे उसके परमाणु आपका इसमें क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें आपका जगह इसको नहीं मिल पाएगा। क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्या होता है, जगह नहीं मिल पाता है। जो पीरियोडिक टेबल है आपका, हल्का सा आपको समझाने के लिए व्यू से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आर्गन का स्थान 18वां नंबर पर है, यहाँ पर होता है 18वें नंबर पर। अगर मान लीजिए कि यह घट के हो जाएगा 16, तो ये आपका दूसरा जगह पर चल जाएगा और वहाँ से पहले ही उपस्थित है सल्फर, फास्फोरस सल्फर है कि नहीं, सल्फर, तो सल्फर 16 नंबर पर, तो इसको आने नहीं देगा आर्गन को। तो इसी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर नहीं आधारित होता है, बल्कि वह प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होता है। इसीलिए परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब तक नहीं होगी जब तक वह अपने कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में प्रवेश नहीं करता है। शांति से रहेगा अपनी कक्षा में, तो उसकी भी संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो जाती है। उसके बाद होता है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का, अब जैसे आप मान लीजिए इसको फार्मूला कहता है। क्यों फार्मूला कहता है भाई, कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस होता है एटॉमिक नंबर। क्यों, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करेंगे कि देखिए, इसमें देखिए जो माथा पर इसका लिखा हुआ है ये द्रव्यमान है, क्या है, एटॉमिक मास है, यूनिट समझ में आया, एटॉमिक मास है अपनी, मतलब कि आर्गन का द्रव्यमान है, क्या है, आर्गन का द्रव्यमान है। तो किसी भी, देखिए कोई भी बोझ होता है तो माथा पर लेकर होता है कि नहीं, जितना भी वजन होता है माथा पर लेकर होता है कि नहीं, तो उसी प्रकार ये समझिएगा कि इसके माथा पर क्या है, वजन है, यानी उसका द्रव्यमान है। तो किसी भी आपका जो भी तत्व है और तत्व के ऊपर माथा पर जो लिखा रहता है D2 क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, आपको पता है, न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। इसका भी एक कारण है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या क्यों होती है। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए इसलिए नहीं जोड़ता है क्योंकि देखिए नाभिक में आपका पहले बताए थे कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ऊपर से इसमें नाभिक ठोस होता है और ठोस में भी आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के वजन के कारण ही परमाणु का वजन होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन क्यों नहीं होता है, एक तो उसका मापना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है कि एक तो छोटा कण है, ऊपर से इतना स्पीड से घूमते रहता है कि उसका कोई अगर स्पीड में गति कर रहा है उसका वजन एक्यूरेट निकालना मुश्किल हो जाता है, नहीं निकल पाता है। तो इस वजह से इसके मानों को इग्नोर कर दिया गया और द्रव्यमान को, परमाणु के मेन द्रव्यमान को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को एक ही समझा गया। समझ में आ रहा है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। अब इसको क्या करते हैं कि द्रव्यमान संख्या को मानते हैं A और बराबर ही हो गया P प्लस N, आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या A प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यही बात यहाँ देखिए, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। अब हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो क्या करते हैं कि N बराबर क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान में क्या होता है P प्लस N, और P प्लस N का मान 40 है, जिसमें आपका P निकाल देंगे तो P लिखिए, चाहे परमाणु द्रव्यमान लिखिए, परमाणु संख्या लिखिए, तो परमाणु संख्या 18 है, और इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 18 2 20 22, कितना हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये आपको समझ में आया, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और इसी का फार्मूला एक नया बना देता है कि द्रव्यमान में से अगर आप प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिएगा, द्रव्यमान में से आप अगर प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो ये फार्मूला, आपको फार्मूला याद नहीं रखना है, बल्कि ये थ्योरी याद रखना है, और कहीं भी आपको थ्योरी से आसानी से निकल सकता है। चलिए इसको अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं।
इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका है, इसी में कह रहे थे, अभी आपका बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम कितना होता है 11, और प्लस अगर ले लेते हैं 22 होता है, कितना होता है 23, सोडियम 23। और फिर आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका हो जाएगा 13, +2 यहाँ ले लीजिए और यहाँ +1 ले लीजिए। तो क्या हो गया कि आपका इलेक्ट्रॉन देखिए ये छोड़कर चल गया, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो 11 हो गया, परमाणु संख्या 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए यहाँ 11 नहीं हो गया, बल्कि एक घट के कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ भी देखिए आपका कितना हो गया, कितना हो गया जी, Mg, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 3 ना होता है, एल्युमिनियम 13 होता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है 12। हम यहाँ पर क्रमांक भूल गए थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चल गया, तो यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या 11, परमाणु संख्या 11, फिर आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा 10, 12 - 2, यहाँ भी 10 हो गया, तो यहाँ देखिए 10 10 बराबर हो गया। तो इसका क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब छोड़ कर चल जाता है तो इसका जगह बदल जाता है, तो यहाँ हो गया। पर यहाँ द्रव्यमान अगर निकालना पड़ेगा तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, यानी इसका कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 23 होता है, इसका होता है आपका 24 होता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।